साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ जो भी आपकी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी करते हैं। साथियों जीआईसी ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है। मैथ का, इंग्लिश का, विज्ञान का, गृह विज्ञान का, कॉमर्स का, संस्कृत का, और रिजल्ट अपेक्षानुरूप नहीं रहा। कुछ विषयों को देखकर आश्चर्य होता है। गणित जैसे विषय में 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। विज्ञान जैसे विषय में जहां पर 1300 के आसपास सीटें हैं वहां पर 329 कैंडिडेट ही प्री क्वालिफाई होते हैं। साथियों इस तरह की स्थिति प्रतियोगी छात्रों के बीच में संशय और संदेह पैदा करते हैं रिजल्ट को लेकर। तमाम कोचिंग संस्थाएं और यूट्यूब चैनलों के द्वारा तरह तरह की बातचीत की जा रही है। क्या सच माना जाए? क्यों इतनी अप्रत्याशित मेरिट जा रही है? क्या 40% जीएस मिलाना अनिवार्य है? क्या आयोग के द्वारा रिजल्ट में कोई घपला किया जा रहा है? बाकी जो विषय बच रहे हैं उनकी क्या स्थितियां रहेगी? रिजल्ट कब तक आएगा? और क्या एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्यता की क्या स्थिति होगी? आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के द्वारा ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपका सारा संशय दूर कर दें। आप लोग बातचीत को ध्यान से सुनिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी बातचीत रखते हैं वह आप तक सहज रूप में पहुंच पाए। साथियों सबसे पहले जीआईसी ग्रेड की जो अप्रत्याशित मेरिट जा रही है उसके संबंध में आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों को बता दें, कमेंट सेक्शन जब देखते हैं कभी तो उसमें दिखाई देता है कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारा 90 प्रश्न सही था, 95 प्रश्न सही था और हमारा नहीं हुआ। उसी में कमेंट सेक्शन में लोग दावा करेंगे कि हमारा 85-87 में हो गया। ये विरोधाभास कैसे? अगर इस तरह के विरोधाभास को समझने का प्रयास किया जाए तो सबसे पहली बात जो आती है, मैं यथार्थ बात आपसे कह रहा हूं, सबसे पहली बात जो आती है, क्या आपने सही उत्तर कुंजी मिलाया है? बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि सर हमने 82 प्रश्न सही किए हैं, 90 प्रश्न सही किए हैं, 95 सही किए हैं, 85 सही किए हैं, क्या मेरा प्री क्वालिफाई होगा? सारी स्थितियां समझते हुए भी मैं जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि आपने जो प्रश्न का मिलान किया है वो भी त्रुटिपूर्ण रहता है। बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दें, जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है तो आप लोग अपने सही उत्तरों का मूल्यांकन नहीं कर पाते। एक तो पहले आपको ये जानना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, जितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उसमें से आपके गलत कितने निकले, गलत होने के बाद जो आपके प्रश्न सही बन रहे हैं उसमें से आप 1/3 जब घटाएंगे तब आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। मेरा जो अनुमान है, आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितना गलत हो रहा है, और गलत होने के पश्चात 1/3 की निगेटिव मार्किंग घटाने के बाद आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, इसके कैलकुलेशन में भी आप लोग त्रुटियां करते हैं। इसलिए ये देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा 85 पे हुआ है और कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमारा 90 पर नहीं हुआ है। एक तो ये बातचीत हो गई। दूसरी बातचीत आपको बता दें कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है उसी कैटेगरी में आपको प्री पास करना होता है। अगर आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो जनरल कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उन सीटों के 15 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा है तो ईडब्ल्यूएस में जितनी सीटें हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। आपने ओबीसी में फॉर्म भरा है तो ओबीसी में जितनी सीटें हैं उसके 15 गुना मेंस देंगे। एससी, एसटी, पीएच, इस तरह से सभी कैटेगरी में 15-15 गुना कैंडिडेट पास कराए जाते हैं। अब आप लोग एलटी ग्रेड के रिजल्ट में देख रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट 60 कर ले रहा है, 65 कर ले रहा है, 70 कर ले रहा है, उसका प्री क्वालिफाई हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट 80 कर रहा है, 85 कर रहा है, 90 कर रहा है, उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। उसके पीछे का सिंपल सा समीकरण ये है कि मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस में अपना फॉर्म भरा है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया इतना ज्यादा बनाया गया है कि मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट
इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, तो बहुत स्वाभाविक है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भीड़ बढ़ेगी और जनरल कैंडिडेट में कम होगी। भाई जब अधिसंख्य कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जनरल कैंडिडेट की कम जाएगी। यही स्थिति ओबीसी की है। ओबीसी में भीड़ बहुत ज्यादा है और क्वालिफाई ओबीसी सीट में ही होना है, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ भी ज्यादा जा रही है। एससी, एसटी, पीएच सभी में यही स्थिति आपको देखने के लिए कमोबेश मिल रही है। 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको ये फर्क देखने के लिए मिल रहा है कि किसी किसी कैटेगरी में 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो आरक्षण का मामला हो गया। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जीएस में 40% अनिवार्य है, इसलिए भी कैंडिडेट नहीं पास हो पा रहे हैं मैथ में, साइंस में। भाई हम आपको स्पष्ट बता दें कि नोटिफिकेशन में जीएस में 40% आपको नहीं लाना, आपको पूरा ओवरऑल मिला करके 40% लाना है। 150 में आपको 60 प्रश्न ओवरऑल सही करने हैं। तो यहाँ पर ये जो जीएस वाला भ्रम है उसको आप लोग दूर कर लीजिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैथ वाले और विज्ञान वाले जीएस में बिल्कुल ही निल हैं और हिंदी और संस्कृत वाले जीएस ज़्यादा जानते हैं। तो आपको जीएस में क्वालिफाई नहीं होना, आपको जो ओवरऑल आपने पेपर दिया है 150 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उसमें से आपको 60 सही करना है। निगेटिव मार्किंग में 60-70 प्रश्न सही करना मैथ और साइंस विषयों में बड़ी बात होती है। अब कुछ कैंडिडेट को लग रहा है कि हमने आयोग का जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको पास किया है 40% वाला, हमने 150 में 60 प्रश्न सही किए हैं तो हमको मेंस क्यों नहीं मिला। आपको बता दें, आपने जिस सब्जेक्ट में परीक्षा दिया है उस सब्जेक्ट में मिनिमम क्राइटेरिया तो पास करना ठीक है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। 15 गुना कैंडिडेट आपके ऊपर हैं। 70%, 80% वाले कैंडिडेट भी हो सकता है आपके पेपर में मिल रहे हों, उनको 15 गुना कैंडिडेट मिल गए, इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया पास करने के पश्चात भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस के लिए। अब ये भी देखने के लिए मिल रहा है तमाम चैनलों के द्वारा, कोचिंग संस्थाओं के द्वारा या स्वयं कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट में उलटफेर किया जा रहा है एलटी ग्रेड को लेकर। तो साथियों में कोई लोक सेवा आयोग की तरफदारी नहीं कर रहा है, ये आप मत सोचिएगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपसे कम नंबर वाला क्वालिफाई हुआ है, आपने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की परीक्षा में, तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को साक्ष्य के साथ लेटर भेजें। आप लोक सेवा आयोग से आरटीआई मांग लें, हाई कोर्ट का विकल्प आपके लिए है। नौकरी का मामला है, आप जो है अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो करें। अगर आप सही हैं, लोक सेवा आयोग के स्तर से गड़बड़ी की गई होगी तो आपको राहत मिलेगी। हालांकि ये भी सही है कि कभी कभी जो कैंडिडेट हैं वो हड़बड़ी में अपना ओएमआर भी गलत फिल कर देते हैं, अनुक्रमांक इत्यादि भी गलत फिल हो जाता है। अगर आपके स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। साथियों, एलटी ग्रेड जिन विषयों के रिजल्ट जारी नहीं हुए उनके कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएंगे, तो आपको बता दें लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड के जो भी विषय बाकी रह रहे हैं लगभग सारे विषयों का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसी माह में, इसी फरवरी महीने में। कुछ विषय जो बचेंगे, जो जनवरी में 17-18 या 24-25 जनवरी को हुए हैं, हो सकता है उनके रिजल्ट रह जाएं, वो भी मार्च के पहले सप्ताह तक आ जाएंगे। लेकिन आप ये मानकर चलें, पूरी संभावना है कि सारे रिजल्ट आपको फरवरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट टेट अनिवार्यता को लेकर सशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। हमने बार बार आपसे कहा है कि सरकार किसी भी सूरत पर एलटी ग्रेड में या टीजीटी वगैरह में टेट अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। सरकार का लगातार ये तर्क है कि हम जो नियुक्ति करते हैं वो 9-10 के लिए करते हैं, 6-7-8 के लिए नहीं करते। कोर्ट में इसी तरह मामला लंबित रहेगा, यूट्यूब चैनलों के द्वारा आपको तमाम तरह की बातें दिखाई जाएंगी और आप लोग पढ़ाई न करके उनमें उलझे रहेंगे। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोर्ट का निर्णय आते आते वैकेंसी क्लियर हो जाती है, उसमें जो भी कैंडिडेट एप्लीकेंट होते हैं उनकी नियुक्तियां भी हो जाती हैं। तो आप लोग टेट वगैरह का तनाव मत लीजिए, ये आयोग और सरकार के बीच का मामला है। सरकार किसी भी कीमत पर इस बात के लिए राजी नहीं है कि टेट अनिवार्य हो। साथियों को ज़रूरी बातचीत थी, आप लोग बार बार पूछ रहे थे, हमें लगा इस पर हम आपसे बातचीत करें और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दें। आपके मन में अभी भी अगर किसी प्रकार कोई संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप ध्यान रखें, हमारा लक्ष्य
सिर्फ और सिर्फ आप तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचाना है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भ्रामक सूचनाओं में न उलझें। ये पढ़ाई का बेहतरीन दौर चल रहा है, आप लोग पढ़ाई करें। एक अवसर अगर आपका चूक जा रहा है तो आप अगले अवसर में जी जान से जुट जाएं, मेहनत करके तैयारी करें, जिससे एक अदद नौकरी आपको मिल जाए और जो बेरोजगारी का ठप्पा है वो दूर हो जाए, आप रोजगार परस्त हो जाएं। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इतना है। हम कोई आपसे प्रोफेशनल बातचीत नहीं करते, हम आप लोगों को शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार का हिस्सा मानते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।